Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंगा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको कब्ज़ में आहार आयोजन के बारे में पढ़ाऊँगी। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने उपचारात्मक पोषण तथा ज्वर के आहार आयोजन के विषय में अध्ययन किया था। कब्ज़ पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति या किसी जानवर का मल बहुत कड़ा हो जाता है तथा मल त्याग करने में कठिनाई होती है। कब्ज़ आमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है तथा उसकी आवृत्ति घट जाती है, या मल निष्कासन के समय हमें अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। मनुष्य की मल त्याग करने की सामान्य आवृत्ति और आमाशय की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। एक सप्ताह में 7 से लेकर 12 बार तक मल निष्कासन की प्रक्रिया सामान्य मानी जाती है। कब्ज़ होने पर शौच करने में बाधा उत्पन्न होती है तथा पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण शौच करने में बहुत पीड़ा होती है और किसी को केवल गैस की समस्या होती है तो किसी को खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। और आजकल तो कब्ज़ की समस्याओं से बच्चे ही नहीं, युवा पीढ़ी भी बहुत परेशान है। व्यक्ति 2 या 3 दिन तक शौच के लिए नहीं जा पाता तो कब्ज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि पेट में शुष्क मल का जमा होना ही कब्ज़ है। यदि कब्ज़ का शीघ्र उपचार नहीं किया जाए तो शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कब्जियत का मतलब ही प्रतिदिन पेट न साफ होना है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को तो मल त्याग के लिए जाना ही चाहिए। 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो जाना आवश्यक है। नित्य क्रम में कम से कम सुबह मल त्याग न कर पाना शारीरिक अस्वस्थता की निशानी है। कब्ज़ 2 प्रकार की होती है। पहला, एटॉनिक कब्ज़, जैसा कि नाम से ही विदित है, एटॉनिक अर्थात टोन में कमी आना। एटॉनिक कब्ज़ की अवस्था में आंतों की मांसपेशियों में लचीलापन एवं क्रमाकुंचन की गति में कमी आ जाती है। इस कारण मल बड़ी आंत में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मलाशय मल से भरा रहता है, किंतु मलाशय की मांसपेशियों की संवेदनशीलता में गिरावट आती है, जिससे मल त्याग करने की इच्छा ही नहीं होती। इस अवस्था को लेज़ी बाउल की अवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की कब्ज़ वृद्धावस्था, गर्भावस्था, बुखार के दौरान या ऑपरेशन के पश्चात एवं मोटे व्यक्तियों में प्रायः देखी जाती है। स्पास्टिक कब्ज़, इस प्रकार की कब्ज़ में आंतों की तंत्रिका तंत्र की अत्यधिक प्रेरणा अर्थात ओवर स्टिमुलेशन, हमारी इंटेस्टाइन्स की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती हैं और उनके ओवर स्टिमुलेट होने के कारण आंतों की मांसपेशियों की जो टोन होती है वो चेंज हो जाती है, उनमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण आंतों की क्रमाकुंचन की गति अत्यधिक तीव्र होने के साथ साथ अनियमित भी हो जाती है। कभी आंतों की गति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है तो कभी आंतों की गति एकदम डल हो जाती है तथा भोजन आसानी से स्मूथली आगे नहीं खिसक पाता। इस कब्ज़ में आंतों में पीड़ादायक संकुचन होते हैं तथा पेट में दर्द बना रहता है तथा कभी कब्ज़ की अवस्था होती है तो कभी दस्त की अवस्था पैदा हो जाती है। इस प्रकार की कब्ज़ में मल के साथ साथ म्यूकस भी उत्सर्जित होता है। अत्यधिक भावुक तथा हाइपरटेंशन वाले व्यक्तियों में स्पास्टिक कब्ज़ की समस्या अधिक देखी जाती है। कब्ज़ के कारण, कब्ज़ के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पहला है अनियमित शौच की आदतें, यानी कि हम बराबर नियम से सही समय पर दैनिक शौच के लिए नहीं जाते हैं तो कब्ज़ बन सकती है। दूसरा, व्यायाम तथा शारीरिक श्रम का अभाव। तीसरा, कब्ज़ी न हो इसके लिए जुलाब या एनिमा का अत्यधिक प्रयोग करना। देर रात तक जागने की आदत, चिंता या तनावयुक्त जीवन जीना, हार्मोन्स का असंतुलन, विशेषकर थायराइड ग्रंथि की परेशानी, अत्यधिक मात्रा में या लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल करना, बड़ी आंत में किसी प्रकार की चोट या घाव होना या बड़ी आंत का कैंसर होना, किसी बीमारी, यात्रा
या तनाव के कारण हमारे प्रतिदिन के रूटीन में बदलाव आना, हेमरॉइड्स या फिशर्स के कारण मल त्याग करने में कठिनाई होना, वृद्धावस्था, गर्भावस्था, लंबे समय तक की बीमारी या लंबे समय तक व्यक्ति कभी किसी बीमारी या एक्सीडेंट के कारण बेड रिडन रहे तो आंतों की मांसपेशियों की टोन कमज़ोर हो जाती है और कब्ज़ का कारण बनती है। एटॉनिक कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण आहार संबंधी गलत आदतें हैं, जैसे समय पर भोजन नहीं करना, अल्प मात्रा में भोजन करना, भोजन में रेशेदार भोज्य पदार्थों का अभाव होना अर्थात ताज़े फल व ताज़ी सब्जियों का, आहार में तथा शरीर में जल की कमी होना, भोजन में अत्यधिक परिष्कृत उच्च ऊर्जा एवं वसा युक्त व्यंजन जैसे कि केक, पेस्ट्रीज, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स इनका सेवन अधिक करना, जिससे आंतों में अवशिष्ट अंश बहुत ही कम बचते हैं। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, गुटखा या शराब, अल्कोहल इत्यादि का अत्यधिक सेवन करना, आहार में कैल्शियम या पोटेशियम की कमी होना, गरिष्ठ भोजन का सेवन करना, बगैर भूख के भोजन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खाया हुआ होता है, हमारा पेट भरा हुआ होता है, लेकिन हम फिर भी भोजन कर लेते हैं इससे पूर्व कि पहले का करा हुआ भोजन हमारा पच जाए, या जल्दबाजी में भोजन करना, जल्दी जल्दी खाना खाना, कम चबा कर खाना और भोजन को एक तरह से ठूंसना, ये सभी भी कब्ज़ के कारण बनते हैं। अत्यधिक उपवास करना। कब्ज़ के लक्षण: सांसों में बदबू आना। जब हमारे पेट आंतों में मल भरा रहता है, अवशिष्ट अंश भरा रहता है, तो सांसों में भी हमारी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। दूसरा, लेपित जीभ। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को कब्ज़ अधिक रहती है उसकी जीभ पर वाइटिश कोटिंग जमी हुई रहती है, जिसको आप कोटेड टंग या लेपित जीभ भी कहते हैं, और मुंह में से भी बदबू आती है। भूख में कमी होना। ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत कम लगती है, सिर भारी भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, कभी कभी उल्टी जैसा जी होता है, चेहरे पर कील मुहासे भी हो सकते हैं, मुंह में अल्सर या घाव हो जाते हैं, पेट में लगातार परिपूर्णता अर्थात भरे हुए का एहसास होना, और कभी कभी पेट में गैस या वात भरना, जिसको आप आफरा आना भी कहते हैं, ऐसी फीलिंग्स भी होती हैं। हम क्या करें कि हमें कब्ज़ की समस्या नहीं हो या कब्ज़ ठीक हो जाए? तो इसके लिए जिन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले तो प्रातःकाल सोकर उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी का सेवन करें। अगर आप गुनगुना पानी में नींबू या शहद इत्यादि भी डालते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। दूसरा, नियमित शौच की आदत डालें। तीसरा, नियमित व्यायाम करें तथा एक्सरसाइज करें। सुबह शाम ताज़ी हवा में घूमें, शारीरिक श्रम करें। भोजन नियमित समय पर करें। भोजन आपको एक निश्चित समय पर करना है। आहार नाल की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भोजन में पर्याप्त रेशों का उपयोग करें। भोजन में रेशों की मात्रा आप 7 ग्राम प्रतिदिन से लेकर आवश्यकता अनुसार 12 से 18 ग्राम प्रतिदिन तक बढ़ा सकते हैं। रेशे की मात्रा बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चोकर युक्त आटे की रोटी का उपयोग करें। आहार में साबुत अनाज एवं दालों से बने हुए व्यंजन, मोटे अनाज तथा अंकुरीकृत व खमीरीकृत व्यंजनों को स्थान दें। जैसे साबुत मूंग है, साबुत मोट है, चना है, इनको आप अंकुरीकृत करके खा सकते हैं, या गेहूं और मक्की की घुघरी इत्यादि बनाकर भी आप खा सकते हैं। आहार में रेशे युक्त ताज़े फल व सब्जियों का उपयोग छिलके एवं बीजों सहित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट या रेशेदार पदार्थ आपकी भोजन में सम्मिलित हो। भरपूर पेय पदार्थ जैसे सब्जियों के सूप हैं, फलों के रस हैं, शिकंजी है, छाछ इत्यादि का सेवन अधिक से अधिक करें। आहार में भरपूर, ये मैंने बता दिया। अत्यधिक जल का सेवन करें। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास जल आपको अवश्य ही पीना चाहिए, जिससे कब्ज़ की समस्या नहीं रहे। आहार में पर्याप्त वसा अर्थात 30 से 50 ग्राम वसा घी, तेल या मक्खन के रूप में जब आप करते हैं तो ये आहार नली में स्नेहन का कार्य करती है और भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आहार में उत्तेजक भोज्य पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा इत्यादि का सेवन कम से कम करें तथा विटामिन B1 की गोली का उपयोग पूरक के रूप में कर सकते हैं, जिससे आंतों की मांसपेशी क्रमाकुंचन की गति पुनर्स्थापित की जा सके। आहार में खनिज तेल जैसे कि अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल या लेक्सेटिव्स का उपयोग अगर आप कभी करते भी हैं कब्ज़ी को दूर करने के लिए, तो वो कभी कभी और पूर्ण सावधानी से करें, क्योंकि खनिज तेल
जो है वो वसा तथा वसा विलेय विटामिनों के अवशोषण में बाधा पैदा करते हैं तथा इन लैक्सेटिव्स का अधिक उपयोग करने से आंतों की जो सामान्य क्रमाकुंचन की गति है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो पुनर्स्थापित नहीं हो पाती। आवश्यकता पड़ने पर रात को सोने से पूर्व आप गुनगुने पानी या दूध के साथ ईसबगोल की 1 से 2 चम्मच भूसी का उपयोग कर सकते हैं। और सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि आपको मानसिक चिंता एवं उद्वेग से दूर रहने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो तालिका मैंने दी है इसमें आपको कब्ज़ के दौरान आहारी परामर्श दिया है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे जो है अनाज और दालें, फल, सब्जियाँ, पेय पदार्थ, रेचक यानी कि लैक्सेटिव पदार्थ, तेल व वसा और तेलन, इनमें आपको क्या चीज़ें अधिक खानी और क्या कम खानी। जैसे आप देखिए अनाज और दालों में आपको साबुत अनाज और दालें और उनसे बनने वाले व्यंजन, अंकुरीकृत अनाज, अंकुरीकृत दालें, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, इनका इस्तेमाल रोटी बाटी के रूप में अधिक करना है तथा परिष्कृत आटे जैसे कि मैदा या चोकर रहित आटे, मैदा की रोटी, छिलके रहित दालों का उपयोग और उनसे बने हुए व्यंजनों का उपयोग कम से कम करना है। इसी प्रकार हम बात करें फलों की तो ताज़े फल, छिलके और बीज सहित हैं, अमरूद, संतरा, सेब, चीकू, अनार इत्यादि का सेवन आपको अधिक से अधिक करना है और छिलके उतारकर फल और सब्जियों का उपयोग आपको कम से कम करना है। सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो ताज़ी सब्जियां सलाद के रूप में जैसे खीरा, ककड़ी, शलगम, गाजर, चुकंदर, मूली, पत्ता गोभी इत्यादि सादी कम मिर्च मसाले वाली सब्जियां आपको बनानी है। अधिक मिर्च मसाले वाली तथा ग्रेवी वाली सब्जियों से आपको परहेज रखना है। पेय पदार्थों की जब हम बात करते हैं तो फलों के रस, शिकंजी, छाछ, शरबत, सूप, लस्सी इत्यादि का सेवन अधिक से अधिक करें। वहीं चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन कम से कम करें। लेग्जेटिव्स में आप जो नेचुरल लेग्जेटिव्स है जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, मेथी, बथुआ, चंदलोई और फलों में पपीता, ये जो है वो आहार नाल में रेचक पदार्थ का काम करते हैं। जो प्राकृतिक रेचक पदार्थ हैं इनका सेवन आपको अधिक करना है और जुलाब और खनिज तेल या एनीमे का उपयोग आपको कम से कम करना है। तेल व वसा में भोजन पकाने के तेल के रूप में तेल या घी, क्रीम, मक्खन इत्यादि के रूप में आप उपयोग करें, एक सीमित मात्रा में उपयोग करें। और तले भुने भोज्य पदार्थ, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े, खनिज तेलों का उपयोग आप कम से कम करें। तिलहन में सूखा नारियल, सफ़ेद व काले तिल, मूंगफली इत्यादियों का सेवन अधिक से अधिक करें। वहीं चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज़ और मिठाइयों का सेवन आपको कम से कम करना है। ये एक टेबल आपको दिखाई गई है जिसमें एटॉनिक कब्ज से ग्रसित वयस्क पुरुष के लिए एक दिन की आहार व्यवस्था बताई है। आप इसमें देख सकते हैं कि सुबह सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसको पीने के लिए नींबू पानी 1 गिलास दिया, गुनगुने पानी में नींबू डाल के, जिससे उसकी आंतों में कुछ मूवमेंट्स और मोटिलिटी शुरू हो, प्रारंभ हो। नाश्ते के दौरान इसी प्रकार उसको दूध, दलिया जो कि थोड़ा मोटा अनाज है, ब्रेड, बटर और मौसमी फल के साथ दिया है। यहाँ पर जब आप ब्रेड का उपयोग करेंगे तो होल व्हीट ग्रेन अर्थात साबुत संपूर्ण अनाज या मैं कहूँ गेहूं के आटे से बनी हुई ब्रेड का उपयोग आपको करना है। होल व्हीट फ्लावर से बनी हुई ब्रेड का उपयोग, मैदे की ब्रेड का यूज़ नहीं करना है। दोपहर के खाने में आप देखिए पालक टमाटर का सूप दिया है। पालक रेचक भोज्य पदार्थ और सूप जो है वो वैसे भी गर्मा गर्म सूप जब हम पीते हैं तो आंतों में क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाता है। साथ में मिस्सी रोटी है, छिलके सहित दाल है और सैलेड और छाछ का प्रयोग है। छाछ जो है डाइजेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। दोपहर के भोजन के बाद 4 बजे फलों की चाट दी है जिससे कि रेशे का मात्रा पहुंचाई जा सके। शाम के भोजन में उसको अंकुरित मूंग और चने की चाट दी है। अंकुरित मूंग अभी अभी हमने पढ़ा कि आहार व्यवस्था में आपको साबुत अनाज और दालों को अंकुरित कर करके अधिक से अधिक उपयोग करना है। और आपने ये भी देखा होगा कि हर भोजन में लिक्विड, चाहे वो संतरे का रस हो, चाहे शेक हो, चाहे मॉर्निंग में दूध हो, का उपयोग करा गया है। रात्रि के भोजन में भी इसी प्रकार रोटी और सब्जी, जो कि आलू के साथ सहजन की फली की सब्जी है। सहजन की फलियों में रेशा फाइबर बहुत अच्छा होता है। दोनों टाइम खाने में सलाद दिया है, सुबह भी दिया था, शाम के भोजन में भी सलाद दिया है। और इसी प्रकार रात के भोजन के समय उसको गुनगुने दूध के साथ ईसबगोल की भूसी दी गई है। जो पूरे दिन का आहार व्यवस्था, इसमें आपने देखा कि हमने जो भी बिंदु बताए थे, जैसे कि साबुत अनाज और दालों का प्रयोग करना, भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना, ताज़े फल और सब्जियों का सलाद के रूप में उपयोग करना, लिक्विड का उपयोग अधिक से अधिक करना, सभी बातों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।